बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिनमें मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बन गए। इन इंतखाबात के फ़ौरन बाद 2 मार्च 1985 को जनरल ज़िया ने एक सदारती हुक्मनामा जारी किया, जिसे RCO कहा जाता है। इसके तहत पहली बार पाकिस्तान में निगरान हुकूमतों का तस्वुर पेश किया गया। 1990 में उस वक्त के सदर मुमलिकत ग़ुलाम इसहाक़ खान ने आइनी तरमीम 58(2)B का सहारा लेकर बदउनवानी के इल्ज़ामात में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और फिर ज़ियाउल हक़ के मंजूर करदा RCO को इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत कायम की। इस पहली निगरान हुकूमत के सरबराह यानी पहले निगरान वज़ीर आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मुकर्रर हुए, जिनकी निगरानी में 1990 में मुल्की तारीख़ के 5वें आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और इन इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने। मगर पाकिस्तान के पहले निगरान सेटअप से लेकर आज तक जितने भी निगरान सेटअप, ख्वाह वो सूबों में हों या मरकज़ में, हमेशा तनाज़ात का शिकार रहे हैं। इन पर लगने वाले इल्ज़ामात में सियासी इंतकाम और इंतखाबी अमल में धांधली जैसे इल्ज़ामात सैर फहरिस्त हैं। मौजूदा निगरान सेटअप भी अपनी तश्कील के बाद से ज़ेर तनकीद है। कल बिलावल भुट्टो निगरान हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहने लगे, केयर टेकर बने, चेयर टेकर ना बने। इससे पहले एक बयान में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे और मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अराकीन पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब को सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आज कोलंबो में एशिया कप हो रहा है, जिसमें दूसरी मरतबा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के सामने मुकाबले में हैं, लेकिन बारिश की जो आंख मचोली है वो कुछ और ही अंधिया दे रही है। इस पर भी अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन रज़ा रूमी ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं। शाहिद रिंद जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रज़ा साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जरदारी साहब का व्यू पॉइंट इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शन कमीशन के हक में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में, और दूसरी तरफ बिलावल का व्यू पॉइंट कि 90 रोज़ में, वो तो कहते हैं 60 दिनों में होने चाहिए थे, लेकिन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए ये, और वो कह रहे हैं जी घर में तो मैं मामलात में पाबंद हूँ जरदारी साहब की बात मानने का, लेकिन जो सियासत है वहां पर नहीं, वहां पर मैं सियासत देखूंगा और अपने कारकुनान की बातें करूंगा। देखें, बात यह है कि कुछ इसमें कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, बिकॉज बिलावल भुट्टो साहब का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पहले भी आया है कि इलेक्शंस जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर फौरी तौर पर होने चाहिए। लेकिन कल आसिफ जरदारी साहब का जो उनकी जो इसके ऊपर व्यू था वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और इसीलिए ताख़ीर जो है एक तरह से उन्होंने उसकी तायीद भी कर दी। अब क्या ये इसके बारे में लिखा है, अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यकीनन इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क हो सकता है। पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आरा होती हैं, शायद वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा क्लियर शुरू से मौक़िफ़ रहा है। अगर आप उनको याद हो आखिरी जो तकरीर थी ऐवान में, जिसमें उन्होंने ये बात कही, अपने बड़ों को भी कुछ इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो है वो किस तरह की जमहूरियत और किस तरह की सियासत उन्होंने की है और क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं आने वाले सियासतदानों के लिए, क्योंकि जो पिछली पार्लियामेंट थी आपको पता ही है कि उसने किस तरह से खुद जमहूरियत कुश जो है स्टेप्स उठाए और ऐसे कवानीन पास किए, इस तरह की दोबारा से एक दाग बेल डाली है एक हाइब्रिड निज़ाम की। तो गालिबन बिलावल उसको
जो है तनकीद भी कर रहे हैं उसके ऊपर, और अपने वोटर्स और अवाम को ये भी बता रहे हैं कि उनकी सोच जो है वो मुख्तलिफ है मसलहत पसंद सियासत लेकिन से। लेकिन जी रजा साहब देखें, दो चीजें हैं इस वक्त। एक बयानिए की भी जंग चल रही है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों में एक बयानिए की भी जंग है। जरदारी साहब और बिलावल का तो बयानिया हमने अभी देखा, उधर भी गुड कॉप बैड कॉप है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पे मुझे फ़ख्र है, लेकिन मरियम और नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। सो बयानियों की जंग इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर चल रही है। वी लाइक इट, वी डोंट लाइक इट, दे एक्सेप्ट इट और दे डोंट एक्सेप्ट इट। इस पे क्या फिर आप कहेंगे? जी देखिए, ये बयानिए की जंग, अब तो मुझे नहीं पता कि ये क्या जंग है। ये तो फिर लोगों को सरीहन जो है आंखों में धूल झोंकने वाली ही बात है। उसकी वजह ये है कि देखिए मंसूर के पीएमएलएन का जो एक था व्यू, हाँ जी। पहले वोट को इज्जत दो और इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने का, वो तो अब रहा नहीं है। वो तो पिछले साल से, बल्कि आपने देखा जब तहरीक अदम एतमाद आई उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, जाहिर बात है वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो नहीं बने ना। ट्रू। और फिर उसके बाद यक्के बाद दीगरे जिस तरह से उन्होंने ये आपने कुछ बयानात का जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारे उनके बयानात हैं वगैरह वगैरह। तो मैं अर्ज ये आपसे करना चाहता हूं कि ये लोगों को जलसों में करने के लिए ये बातें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं ट्रू। और वो इस चीज को जानते हैं कि अब आप लोगों को इतनी आसानी से जो है वो उल्लू नहीं बना सकते। सबको पता है कि दो मुसल्लमा हकीकतें हैं पाकिस्तान की और सियासत की खसूसन। पहली तो ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो इख्तदार में नहीं आ सकती जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ ना हो। और वैसे भी दुनिया भर में कौन सी ऐसी जगह की जहाँ पे आपकी मुल्की अफवाज, और खसूसन पाकिस्तान में तो उनका इतना अहम रोल रहा है और इतना ताकतवर रोल रहा है माजी में। जी। आधा मुल्क की तारीख ही उन्होंने चलाई है, मुल्क का इंतज़ाम चलाया है। आज भी सबसे पावरफुल वो प्लेयर हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है कि उनसे आप फड्डा करके तो इक़्तिदार में आने वाला तो यही काम है कि कोई इनकलाब वगैरह आप लेके आए, जो कि यहाँ पे कोई इनकलाब आने का इम्कान नहीं है। एक मई 9 का इनकलाब था, हाँ। कोशिश थी थोड़ी बहुत, वो भी आपके सामने ही है कि वो नहीं अच्छा, कुछ भी हो लेकिन सका। लेकिन लेकिन रज़ा साहब, इसको मैं अगर एक दूसरी साइड से देखूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो जरदारी साहब का व्यू पॉइंट है ना। वो कहते हैं कि जी हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए, मुल्क है तो हम सब हैं। ये मिसाके मईशत, पीडीएम की जमातें, तमाम जमातें हुकूमत में मिसाके मईशत किससे करनी है? अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं वो जेल में है, शाह महमूद की बात करें वो जेल में है, परवेज इलाही की बात करें वो जेल में है, तो पीडीएम ने पीडीएम के साथ ही मिसाके मईशत करनी है या किसी और के साथ करनी है? मैं इस बयान को भी जरा समझने से कासिर हूं। जी देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है, टॉप लीडर्स तीनों का आपने जिक्र किया है, वो तीनों तो पाबंदे सलासिल हैं, जो कि मैं समझता हूं कि मुनासिब और बात नहीं है और गैर जमहूरी एक अमल है और इसको बदलना चाहिए। खसूसन अगर इमरान खान साहब के जो भी केसेस हैं वो अपना दिफा कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आप उनको सियासत से जो है माइनस कर पाएंगे। लेकिन देखिए, मिसाके जमहूरियत का जो तस्वुर है वो काफ़ी इससे ज़्यादा ब्रॉड है, सियासी पार्टियों के अलावा भी है। असल में आप भी ये बेहतर जानते हैं और अब तो तकरीबन हर पाकिस्तानी ये समझ रहा है, जो हालात हमने देखे हैं मईशत के, कि कुछ ऐसी तवीलुल मयाद इस्लाहात पाकिस्तान में होने वाली हैं जिसके लिए आपको एक कंसेंसस चाहिए। एक तो तमाम सियासी पार्टियों का और 8 से 10 साल का, और कि कुछ ऐसे जो है रिफॉर्म्स उनके ऊपर अमल किया जाए। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और अदलिया के साथ भी। देखिए, पहले निजकारी हुई थी स्टील मिल्स की, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में पूरा काम मुकम्मल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वक्त में आकर उसको रोक दिया। रिकोडेक का मामला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ अजीबोगरीब फैसले दे दिए और मुल्क को भारी उसकी कीमत उठाना पड़ी है। अगर फर्ज कीजिए कि आज स्टील मिल्स प्राइवेटाइज हो गई होती तो इस वक्त पाकिस्तान के खजाने पे इतना बड़ा बोझ ना होता जो भी है।
और यही आलम रिको डिक के जो हमने फाइन्स भरे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, और वो कौन दे रहा है? वो पाकिस्तानी दे रहे हैं ना। ये जो इंडायरेक्ट हर माचिस की डिबिया से लेकर जो है हर चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स, बिजली के ऊपर सरचार्जेस, तो ये कौन दे रहा है? ये अवाम देते हैं ना। तो इसलिए आपको चंद एक अमूर के ऊपर जिसमें कि निजकारी एक अहम चीज है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के बजट में 1000 अरब रुपए जो है कम से कम वो इन ऐसी बीमार और नाकिस जो है इनएफिशिएंट और करप्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस को जाते हैं। इसको रोकना होगा, क्योंकि ये मुस्तकिल ब्लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी बजट को और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को। लेकिन रजा साहब, मुझे जरा मुझे ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन मेरा जरा इस पे थोड़ा सा एक इख्तिलाफ ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ नहीं चल रही उसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि सिस्टम को अगर हम ठीक कर दें, उन लूप होल्स को हम स्क्वीज अप कर दें, उनको बंद कर दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कोई नया सेटअप आएगा, कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, इवेंचुअली उनको भी रिसोर्सेज की इस्तेमाल करने के लिए इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी और हो सकता है वो इन्हीं से ही काम कराएं। सो इन दोनों के अंदर डोंट यू थिंक सो कि अगर सिस्टम को रीसेट करें या उसको अलाइन करें प्रॉपरली, तो शायद ये जो लूप होल्स हैं इनके बंद होने से हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ या ऐसी चीजों की तरफ शायद ना जाने की जरूरत पड़े? देखिए, बात यह है कि ये आप बिल्कुल एक अच्छी बात कर रहे हैं और इसके ऊपर बड़ी बहस हुई है दुनिया भर में। मसला ये है कि साहब, मुझे आपको एक मिनट, आई एम सॉरी, मुझे एक मिनट सिर्फ आपको रोकना पड़ेगा, मुझे बल्कि वो क्रिकेट की थोड़ी सी लेने के लिए इजाज चौधरी साहब, वन ऑफ द वेरी वेल राउंड क्रिकेट एनालिस्ट जी हमारे साथ हैं। इजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कोलंबिया एशिया कप दूसरी मरतबा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और इस वक्त की जो सूरत हाल है, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? जी इजाज साहब। ओके, ठीक है। उतनी देर रजा रूमी साहब। जी रजा साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि बात ये है कि ये आप जो बात कर रहे हैं असूलन तो यही होना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं किया गया ना। 20-30 साल से जो है ये बातें बहुत हुई हैं कि सिस्टम को बेहतर करना है और अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, वो नहीं हो पाया। और मसला इतना पेचीदा हो चुका है क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हुई हैं PIA में, स्टील मिल्स में, जहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को एडजस्ट किया हुआ है। एक तो वो ओवर जो है रिक्रूटमेंट हुई है, उसके अलावा कई और मसाइल हैं। देखिए, जब हम निजकारी की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मुकम्मल तौर पे किसी प्राइवेट पार्टी को ये दे दिया जाए। उसका मकसद ये होता है कि उसकी मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए और जो उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी या दीगर जो कारखानों को, कॉरपोरेशंस को चलाने के तरीका कार होते हैं, उसको मुतारिफ कराया जाए पब्लिक सेक्टर में। और इसलिए अब ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं, हमने खुद, हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने पिछले 20-30 साल में मुल्क को इस तरफ खेला है। इसलिए अब कोई और चारा नहीं। बिल्कुल ठीक है। इजाज चौधरी साहब जी फाइनली हमें कनेक्ट कर गए हैं, वेरी वेल रिनाउंड क्रिकेट एनालिस्ट। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। रिजर्व डे एक्टिवेट हो गया है, सो आज का जो मैच है वो कल होगा कोलंबो में। जो मैच रहा है उसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? हमारा क्या जो स्टांस था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान को क्या ये एक बैटिंग पिच थी या बाबर को बॉलिंग का डिसीजन गलत था? ये दो इस वक्त बड़ी एक इंपॉर्टेंट हीट अप डिस्कशंस हो रही हैं सारे मीडिया पे। मैंने कहा मैं आपसे भी जरा आपका तज्जिया लूं। जी सर। क्योंकि वो जरा हैवी रिकास्ट था और आपको याद है कि पिछले मैच में हमारे फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी और शाहीन शाह अफरीदी का ओपनिंग स्पेल खास तौर पे, और उनके पहले 4 64 पे आउट कर लिए। तो शायद ये सोचकर कंडीशंस ऐसे हैं और पिछले मैच में जो फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी तो उसको रख के उन्होंने किया। और शुरू में लग भी रहा था, आपने देखा काफी मूवमेंट वगैरह हो रही थी खासतौर पे नसीम शाह की, लेकिन लगता है वो होमवर्क करके आए हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी को पहले 3 ओवर वो बड़ा अच्छा खेले और गो के नसीम शाह ने काफी ट्रबल किया, उनको बार बार बीट किया और पहले 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन विकेट ना ले सके। तो ये आप कह सकते हैं कई बार ये ऐसा डिसीजन
चल जाता है, कई दफा जरा कुछ कह लिया बैकफायर कर जाता है। तो ये ऐसी चीजें डिबेटेबल तो होती हैं, लेकिन पिछले मैच को देखते हुए ये डिसीजन को इतना गलत भी नहीं है कह सकते आप। ओके, सो कल के लिए क्या अब इस वक्त आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? कल कैसे आप देख रहे हैं मैच को? क्योंकि वो ये जो कल के मैच के लिए रिजर्व डे का था, इसको लेकर कहीं और से थोड़ी सी रिजर्वेशन भी आएगी। पाकिस्तान और इंडिया के लिए आपने रिजर्व डे कर दिया है, बाकी किसी के लिए रिजर्व डे नहीं अनाउंस किया था। ये भी एक थोड़ी सी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में डिबेट ही चलती रहती है हर चीज को लेकर। जी नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू है मंसूर साहब। ये जब ये हमेशा ये अभी डिस्कस होगा फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम। आप खुद ही सोचे ना कि दो टीमें हैं, टोटली कमर्शियल एंगल है ना, कि पाकिस्तान इंडिया है उनके लिए रिजर्व डे है, जो बांग्लादेश श्रीलंका था उनके लिए नहीं। उनका मैच अगर कल था वो परसों रख लेते और एक रिजर्व, ये तो रहेगी, ये दैट विल ऑलवेज बी टॉक अबाउट कि ये दो टीमों के लिए रिजर्व डे और बाकियों के लिए नहीं है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे ख्याल में। और आप एग्री करेंगे कि ये तो बहुत ही एब्सर्ड सी बात है कि जी क्योंकि वो हाई प्रोफाइल मैच है और तो उसके लिए रखें, और जो दूसरा है श्रीलंका और बांग्लादेश, तो ये बात जो है ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम। कल के मैच में बारिश डिस्टर्ब कर सकती है जिस तरह आज की है सर? क्योंकि फोरकास्ट है कल की, फोरकास्ट है कल की। जी जी, उसमें तो ये क्या रेन का एवरी डे ये फोरकास्ट है, तो यू नेवर नो, और क्वाइट पॉसिबल के हो, काफी चांसेस हैं। मैच किसको आप जीतता देख रहे हैं? इस वक्त जो था उस वक्त मतलब मिस्टर इंडिया ने स्टार्ट ले लिया था, पाकिस्तान ने एक सॉर्ट ऑफ कमबैक किया, जो दोनों उनके वेल सेट ओपनर से आउट किए, और उन्हीं दो बॉलर्स जिनको पहले वो बड़ा फ्रीली स्कोरिंग कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी जिसके पहले 3 ओवर में 31 रन बने, और शादाब जिसके पहले 2 ओवर में 31 रन बने, उन्होंने कमबैक किया। लेकिन रेट देखे ना, इंडिया का अभी भी 6 था, और कोहली और क्या कहते हैं राहुल दोनों बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, वो कुछ सेट हो गए थे। तो कुछ कहना मुश्किल है कि क्या होगा अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट ले लेता है और इनको से 260-70 तक भी कंटेन कर ले, तो चांस है। अगर उनकी भी फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है तो प्रेशर भी पाकिस्तान पे होगा, और 300 का आपको पता है एक टारगेट हमेशा सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाले के लिए आसान नहीं होता। ठीक, तो इस वक्त एक इस तरह की सिचुएशन है कि कहना मुश्किल है। इंडिया को कुछ एज है, अच्छा स्टार्ट है, दो उनके अच्छे बैट्समैन इस वक्त हैं, कोहली और राहुल, और तो लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन कि शुरू में क्या होता है। अगर पाकिस्तान विकेट ले लेता है तो फिर इवनली पॉइंट्स हो जाएगा, फिर अगर इनकी ये पार्टनरशिप वेरी राइट चल जाती है तो फिर ज़ाहिर है इंडिया को एज होगा। बिल्कुल ठीक है। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। रज़ा रूमी साहब, आपने देखा मैच, आपका क्या है वैसे? मैं लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा आपसे भी ज़रा इसमें भी आपका एनालिसिस ले लें। कैसे देख रहे हैं आप मैच को, और जो अब कल रिजर्व डे एक्टिवेटेड हुआ है और जिसको लेकर बड़ा क्योस है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के लिए आप रिजर्व डे कर रहे हैं, बाकी श्रीलंका हो बांग्लादेश हो किसी के लिए नहीं है, तो कमर्शियल एलिमेंट भी इधर बहुत ज़्यादा सरफेस हुआ है। जी जारी बात है, अब क्रिकेट आपको पता है कि क्रिकेट एक स्पोर्ट भी है, लोगों का इंटरेस्ट भी है, साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है दुनिया भर में। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप हमारी क्रिकेट में से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस निकाल दें तो फिर वो बात तो नहीं बनती ना। इसलिए वो सबसे एक्साइटिंग मैचेस ही इंडिया और पाकिस्तान के होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये तनकीद और ये जो सारी बातें हो रही हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। एज क्रिकेट वॉचर्स एंड लवर्स हमें ये होना चाहिए कि वी वांट टू सी अ गुड मैच, अ टफ मैच, जहाँ पे दोनों टीम्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और फिर जो उसमें जीते वो हकदार हो। जी बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिससे वापस आते हैं तो ज़रा कंटिन्यू करेंगे क्रिकेट की भी बड़ी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना जी, वो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में टॉक ऑफ द टाउन होता है जिस वक्त ये दो टीमें मैदान में उतरती हैं। और ऑब्वियसली हम भी पाकिस्तानीज़, हमारी दुआ होती है, ख्वाहिश होती है, और पूरा मुल्क देख रहा होता है इस मैच को। इसी तरह हिंदुस्तान में भी यही फीलिंग होगी ऑब्वियसली फॉर नो ऑड रीजंस। लेकिन ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इस मैच को देखने के लिए पूरी दुनिया के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्फसिस भी करते हैं और फोकस भी करते हैं और देखते भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो सियासी डिस्कशन भी कंटिन्यू रखेंगे और उसके साथ क्रिकेट के भी में साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, शाहिद रिंद साहब भी पहुंच गए हैं, उनको भी हम बस सेटल डाउन कर रहे हैं। लेकिन रज़ा रूमी साहब, ये जो एक और वो मुश्किलात में इतना है ना पाकिस्तान के, हर चीज़ के अवाम सवाल का जवाब भी चाहती है कि उनको मिल जाए और आसान जवाब मिले। ये वफाक के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम के इंट्रो में बताया था, वफाक हो, इंटरम सेटअप हो, सूबों की हो इंटरम सेटअप, यकीन नहीं है लोगों को, आज भी यकीन नहीं है कि वफाक में इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। क्यों ये इस हद तक एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन जमहूरियत के अंदर, जमहूर के साथ इस पूरे निज़ाम का? देखिए, बिल्कुल ये इस वक्त आपने सही बात कही कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिस्कनेक्ट भी है और ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट इसलिए नहीं है कि जो अभी बहुत सारी फैसले मईशत के हवाले से वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। चूँकि माजी में हमारे यहाँ रहा है इस तरह का मामला कि इलेक्शंस पोस्टपोन होते रहे हैं, मार्शल लॉ लगते रहे हैं, हाइब्रिड निज़ाम आते रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शंस में कोई गैर ज़रूरी इल्तवा होगा। शायद ये हल्का बंदियों वाला मामला तो इस वक्त है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की क़यादत भी बदल रही है एक हफ़्ते के बाद। एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो मुल्क में अफरा तफरी और एक बेचैनी है और मईशत के हवाले से जो मामला है, उसको भी हैंडल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से आगे मुल्क को बढ़ाना है। उसके लिए कोई और चारा नहीं है कि एक शफाफ इलेक्शन करा के जिस पार्टी को भी या पार्टीज़ को भी अवाम मैंडेट दें, उनको इंतकाले इक़्तिदार किया जाए। ये काम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी इस मुल्क को चलाया है, 35-40 साल डायरेक्टली चलाया है, फिर इनडायरेक्टली चलाया है। तो मेरे ख्याल से वो उनको याद करवाने की ज़रूरत है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमेशा कामयाब नहीं होते। ठीक है, आपका एक रोल है और आपकी एक जगह है जो है मुल्की अफेयर्स में, लेकिन वो सिक्योरिटी के हवाले से है, वो दिफा के हवाले से है, वो बॉर्डर्स के हवाले से है, शायद वो दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से है। लेकिन मुल्क की मईशत, मुल्क की पॉलिसीज़, वो आपको सिविलियंस के हवाले ही करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कोई ठीक, लेकिन मुझे अब इसमें ये बात, मैं आपकी इस बात पे 100% एग्रीड हूँ और यकीन करता हूँ, और मेरे ख्याल में हर जमहूरी शख्स जो इस वक्त रज़ा रूमी साहब आप बात कह रहे हैं उस पर यकीन करता है। लेकिन एक सूरत हाल है मुल्क की, पिछले 2 दिनों से बिजनेस कम्युनिटी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मनी एक्सचेंज, ये सारे हमारे प्रोग्राम्स में थे और इनका एक मौक़िफ़ है कि जी हमें सियासतदानों पे यकीन नहीं, जो इस वक्त आर्मी चीफ कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह चीज़ें ठीक आनी हैं। और उसका रिजल्ट हम देखते हैं, डॉलर की वैल्यू नीचे आई है, हम देखते हैं मनी एक्सचेंजेस के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है वो हम देख रहे हैं, बाकी की इन्वेस्टमेंट जहां पूरी दुनिया से आ रही हैं वो उसके हम लोग देख रहे हैं। सो अगर एट द एंड ऑफ द डे जमहूरियत या जमहूरियत के अलम बरदारों के ऊपर अवाम और बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट लेवल ही बड़ा डाइसी हो गया है, तो फिर किस पे यकीन करेंगे? फिर तो जिन पे यकीन करने की जरूरत है शायद उन्हीं पे कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा पेचीदा सवाल आपने पूछा है। बात यह कि बिजनेस कम्युनिटी को क्या चाहिए होता है। मंसूर, बिजनेस कम्युनिटी जो है दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत, उनको इस्तेकाम चाहिए होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि मुल्क में अफरा तफरी, एनार्की ना हो, ताकि उनका कारोबार चले, एक प्रिडिक्टेबिलिटी हो। ये नहीं कि आज डॉलर 150 का है, कल 250 का है, परसों 300 का है। ये नहीं कि शॉर्टेज हो गई, ये नहीं कि जो आपकी बिजली नहीं आ रही, ये नहीं कि आपके रेट्स बार बार ऊपर बदल रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और सियासी इस्तेकाम, पॉलिसी जो एक एनवायरनमेंट होता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा था पिछले 1.5-2 साल से? पाकिस्तान में एक अफरा तफरी, एक जिसे कहना चाहिए इंतशार की कैफियत थी। रोजाना जो है, आप देखिए 2022 में देखिए कि पहले
इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गिरी, तहरीक अदम एतमाद से नई हुकूमत आई, उसके आते ही महीने में वो स्टार्ट हो गया लॉन्ग मार्च, धरने के बाद रोज़ाना पता नहीं कितने 60 से ज़ायद जलसे, और उसके अलावा पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन, एक सूबाई असम्बली टूट रही है, दूसरी टूट रही है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद एक सियासी फरीक बन गई बदकिस्मती से, और इस पूरे बेहंगम इंतशार में मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल गिर गई, मेल्ट डाउन हो गया। पहले से ही मामला खराब 2016 से हो गया था। तो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी ये देख रही है कि चूंकि फौज इस पाकिस्तान का सबसे मजबूत और ताकतवर इदारा है, तो वो इसलिए ठीक उनका हिस्टोरिक एक रिलेशनशिप है, तो वो कहते हैं भाई कोई स्टेबिलिटी लेकर आए। चले शायद रिंद साहब भी जी फाइनली माशाल्लाह आधे प्रोग्राम के बाद पहुंच गए हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। शायद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है जी। शायद साहब सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है, कमिटमेंट ऑनर करने की बात हो रही है, वो तो खैर आप अभी ऑनर जो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कमिटमेंट ऑनर करने की बात के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी का यकीन नहीं है इस पूरे इन पॉलिटिकल सिस्टम पे या पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, तो उसके बाद आज वो डिपेंडेंट हैं, या वो आज कहते हैं कि जो चीफ इनिशिएटिव ले रहे हैं वो इनिशिएटिव ठीक है और हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसका हम एंड रिजल्ट क्या समझें? देखिए मंसूर, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, जैसे रज़ा ने बात की, या एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म या पॉलिटिक्स उसूली तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदानों ने यही किया है। चाहे उन्हें अदलिया हो, एस्टैब्लिशमेंट हो या मीडिया हो, जब वो उनकी हिमायत में होता है तो अच्छा लगता है, अदरवाइज बुरा लगता है। आपने बात की ताजिरों की, देखें प्रॉब्लम ये, ताजिर को जो रिलीफ चाहिए खुदा करे वो मंसूर आजम काजी दे, रजा रूमी दे, शाहिद दे या आर्मी चीफ दे, जो वो रिलीफ देगा ताजिर उसके पीछे जाएंगे। बिल्कुल सही। दूसरा सबसे बड़ा अहम नुक्ता यह है कि देखें इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, आप माने या ना माने, आपके मुल्क में गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों से, जब से अगर हम बात करते हैं कि 2008 ऑनवर्ड्स जो आपकी पार्लियामेंट्स ने अपना मुद्दत मुकम्मल करनी शुरू की है, हर हुकूमत ने उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ ताल्लुक ठीक रहा है जहां किसी मामले पे हेड ऑन नहीं हुआ। और इन 20 सालों में एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है आम आदमी के सामने, ताजिर के सामने, कि ड्राइविंग फोर्स इस्टेब्लिशमेंट है, वो कहेगी तो कुछ होगा। पॉलिटिकल लोगों ने अपना, जिसे कहते हैं, पोस्चर खुद छोटा किया है। जब आपने खुद अपना पोस्चर छोटा किया है तो आपका मुकदमा रजा रूमी साहब और मैं जमहूरियत की बुनियाद पे तो लड़ सकते हैं, आइन और कानून की बुनियाद पे तो लड़ सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ना 3.5 साल इमरान खान साहब के ऐसे हैं जिसे मैं और आप या रूमी साहब डिफेंड कर सकें, ना 16 माह शहबाज शरीफ साहब के ऐसे हैं जो डिफेंडेबल हो। अच्छा, तो लेकिन शायद मेरा ठीक, मुझे एक चीज बताएं, मैं एक छोटा सा सादा सा सवाल करता हूं। ये जो इनिशिएटिव अभी पिछले कुछ दिनों में आर्मी चीफ ने लिए, जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं, ये इनिशिएटिव फॉर इंस्टेंस पेशावर में मनी एक्सचेंज कंपनीज को बंद करना और लाहौर में उनको टाइटन अप करना, ये कराची में टाइटन अप करना, ये कोई इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं थी। ऐसे इनिशिएटिव हुकूमत ने क्यों नहीं लिए, एक सियासी हुकूमत ने क्यों नहीं लिए? देखें, शब्बर जैदी रिकॉर्ड पर हैं, गो के वो एफबीआर के चेयरमैन पीटीआई के दौर में थे। उन्होंने कहा जब मैंने सिगरेट माफिया पे हाथ डाला तो सेनेटर्स का एक डेलीगेशन इमरान खान साहब के पास पहुंच गया। आपकी मईशत का सबसे बड़ा मसला यह है कि आपकी इकोनॉमी के फैसले सियासी फैसलों के तले दबे हुए हैं। जब तक आपके मईशत के फैसले सियासी फैसलों के नीचे दबे हुए होंगे, उस वक्त तक आप काम नहीं कर सकते। मैंने कल ट्विटर पर लिखा है, बलूचिस्तान में जो एंटी स्मगलिंग ड्राइव आज शुरू हुई है, या खैबर पख्तूनख्वा में डॉलर की मार्केट को सीज करने के जो अटेम्प्ट्स आज शुरू किए गए, अगर यही काम 16 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब करते तो कोई उन्हें रोकता? उन्होंने इनिशिएट नहीं किया, उनकी पॉलिटिकल मसलियतें थी। अगर वो बलूचिस्तान में ये काम करने निकलते तो हो सकता है सबसे पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब नाराज हो जाते, खालिद मक्सी साहब नाराज हो जाते, असलम भूतानी साहब नाराज हो जाते। पॉलिटिकल मसलियतों के तहत वो काम नहीं होते। और माजरत के साथ, इससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, हमारे पास जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं छोटी सी मिसाल की बात करता हूं बलूचिस्तान की,
जनरल मुशर्रफ को दुनिया कहती है कि वो डिक्टेटर है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कोस्टल हाईवे बनती है एक डिक्टेटर के दौर में, कच्ची कैनाल का काम शुरू होता है एक डिक्टेटर के दौर में, उसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले दे के एक नवाब अकबर खान बुगटी का वाकया ऐसा हो जाता है जिसके नतीजे में उनकी बाकी सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। तो आपके मुल्क में जो गिवन सिचुएशन है उसमें डिसीजन मेकिंग और डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन में वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके फैसले चंद एक विंडोज में होते हैं। जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विंडोज में फैसले होते हैं तो फिर वो नहीं हो पाते। इससे कोई एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी। ठीक, रजा रूमी साहब, एक और तकलीफ दे सवाल आपकी तरफ भेज रहा हूं, इसका मुझे जरा अवाम के लिए और लोगों के लिए बड़ा इसका जरूरी है। हिंदुस्तान में G20 इजलास हो रहा है जिसमें दुनिया के टॉप 20 बिग गन्स कंट्रीज दे आर देयर, और हम आज बैठ के बात कर रहे हैं चीनी चोरों को किस तरह पकड़ना है, बिजली के बिल कैसे एड्रेस करने हैं, आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है, कर्जे कौन कौन हमें देगा, कौन सा मुल्क पैसे देगा, और हम अपनी विंडो शो करेंगे कि हमारे पास तो जी पैसे है। सर, हम किस चीज़ का मुकाबला किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे? क्या यही पाकिस्तान की किस्मत है? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है, कोई किस्मत तो हम खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली समझता कि कोई पहले से कोई ऑर्डेन्ड चीज होती है। हमारे हाथ में होता है कि हमने जिस तरह से अपने मुल्क को चलाना है। तो पाकिस्तान में जो है अभी यही सवाल जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, जो अशराफिया हैं, जिसमें कि सरे फहरिस्त पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो परमानेंट रियासत है। और अब अदलिया का भी बड़ा इसमें रोल आ गया हुआ है पिछले 15-20 साल से। वो पाकिस्तान की सियासत, मईशत और तरह हत्ता कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, प्रमोशंस अफसरों की, वो भी अब वहाँ पहुँचती हैं, वो उसमें फैसला साज बन गए हैं। तो ये सवाल तो उनसे करना बनता है ना सबसे पहले, मंसूर, और फिर उसके बाद जैसे अभी शाहिद ने कहा, उसके बाद जो हमारी सियासी क्लास है, पॉलिटिकल क्लास सियासतदानों की, उनसे भी सवाल बनता है। देखिए ना, वो भी इस पूरे चक्कर में साथ मिल जाते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले आपको याद होगा कि जो मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल कर डिसक्वालीफाई करके ताहयात जेल में बंद कर दिया गया था, यही साल था, यही महीने थे, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। और एक मनपसंद इलेक्शन करके एक मसीहा कोई पूरी शख्सियत साजी करके उसको इक़्तिदार की मसनद पे बिठा दिया गया था। अब आप देखिए कि 5 साल के बाद वो सर्कल जो है, म्यूजिकल चेयर्स का राउंड दूसरा स्टार्ट हो गया है कि मसीहा जो थे वो अब उनके ऊपर को पता नहीं 70-100 मुकदमे बन चुके हैं। उन्होंने गद्दारी भी की है, साइफर भी की है, करप्शन भी की है, चोरी भी की है, अल्लाह जाने क्या क्या, और वो जेल में इस वक्त बंद हैं और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और जो दूसरे साहब जो थे जिनको उस वक्त बंद किया हुआ था, वो मुल्क आने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि ये तो एक मजाक है, ये एक मजाक है सिस्टम के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, जमहूरियत के साथ। उस वक्त जो किया गया था वो भी गलत था, और उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का रोल सबसे ज्यादा आता है। और उनसे ये सवाल बनता है, जो आपने सवाल पूछा है ना लंबा चौड़ा, ये सवाल बेसिकली आप उनको इरसाल करें, एक चिट्ठी लिखकर ना, आप उनसे कहें भाई ये बताइए ना, आप क्यों ये इंजीनियरिंग करते हैं, क्यों आप बार बार इंटरफेरेंस करते हैं, क्यों आप हुकूमतों को गिराते बनाते, शख्सियतों को उभारते, फिर उनको डेनिग्रेट करते हैं। देखे ना, यही नवाज शरीफ के बारे में जो था, पूरा प्रोपेगेंडा था कि उसकी फैक्ट्री में इंडियन एजेंट्स काम कर रहे हैं। याद है, और ऐसे ही था, ऐसे ही याद है बिल्कुल मोदी का जो याद है, तो कहाँ गए वो इंडियन जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे? आज इमरान खान के ऊपर भी वही इल्जाम लगा रहे हैं कि जी उसने कौमी सीक्रेट्स को वायलेट किया है, साइबर चोरी कर दिया है, गद्दारी की है, फौज में तकसीम करने की कोशिश की है, बगावत करवाई है। तो ये बिल्कुल ही फरोई और लायानी बातें हैं। ये कर करके मुल्क का हम लोग जहां पहुंचे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। जी रज़ा, मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, लेकिन मेरा इस पे ये मौक़िफ़ है, जो एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ सबके लिए, रज़ा रूमी भी इस पे जवाब लूँगा, शायद रिन से भी, लेकिन हम सब के लिए भी, कि एक सिस्टम ने एक एडवेंचरिज्म किया 80s में। वो एडवेंचरिज्म उनको अपेरेंटली बाद में लगा कि उसका एक रिबटल आया, और उस वक्त चीज़ बनाई गई, उसने उनकी एक्सेप्टेंस को डिक्लाइन कर दिया। 2017 में दोबारा ऐसा हुआ,
और उसके बाद 2021 के अंदर हमने देखा कि जो प्रोडक्ट बना उसने उनकी एक्सेप्टेंस को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास तारीख है पाकिस्तान की, इसको एड्रेस आपने मैंने करना है या जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं उन्होंने करना है? ये है सवाल आज का। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ सैयद नय्यरुद्दीन अहमद साहब हैं, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड क्रिकेट एनालिस्ट। बहुत ही अच्छा तज्जिया इनका होता है और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं इनका तज्जिया। नैयर साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर सो रिज़र्व डे एक्टिवेटेड हो गया है और जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, ज़रा उस पर थोड़ा सा अपना तज्जिया दें। कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रा इस पर भी तज्जिया दें। जी आपके इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि आज जब टॉस हुआ तो उस वक्त हमारे कैप्टन को और हमारी टीम मैनेजमेंट को ये पता था कि कोलंबो में जो टीम पहले बैटिंग करती है वो उसका रिकॉर्ड है 77% विक्ट्री का। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का ये फैसला था कि हमने बॉलिंग करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या जो भी है। उसके बाद जब गेम शुरू होती है तो समहाउ शुरू में ये महसूस हुआ कि इंडिया ने अपने प्लान्स को तब्दील कर दिया है और वो दे हैव पिक्ड वन बॉलर आफरीदी, उसको 3 ओवर में तकरीबन 30 रन भी पड़ गए। ठीक। और साथ में हार्ड लक ये हुई कि आफरीदी के पास शाहीन शाह आफरीदी के पास जो कैच आया वो ड्रॉप हुआ या जो भी हुआ, लेकिन उससे उसकी उंगली भी जख्मी हो गई। फिर उसके बाद आप ये देखें कि नसीम शाह ने दूसरे एंड पे जबरदस्त बॉलिंग जारी रखी और इंडियंस उसी की वजह से अंडर प्रेशर भी रहे। लेकिन कैप्टन ने फिर ये किया कि फहीम को बॉलिंग पे लगा दिया, हालांकि मेन स्ट्राइक बॉलर जो है आपको अटैकिंग गेम खेलनी है, हारिस रऊफ को लगाना चाहिए था। तो वो थोड़ा सा उनको और वहां पे प्रेशर उनका रिलीव हो गया। नतीजे में एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि 7.5 से ऊपर खेल रहे थे इंडियंस। 7.5 का मतलब है कि 50 ओवर में आप 375 रन से ऊपर खेलेंगे, ये बना के देंगे दूसरी टीम को। ये बहुत हाई स्कोर हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद करना खुदा का ये हुआ कि एक वाटर ब्रेक के बाद जब हमारी टीम ने दोबारा बॉलिंग शुरू की तो इंटेलिजेंट बॉलिंग की वजह से आपको जो 2 विकेट्स मिली तो इंडिया का मोमेंटम जो था वो ब्रेक हो गया और वो इस वक्त 6 की एवरेज पे आ गए। अब 6 की एवरेज मीन्स कि आप 300 रन तक एक्सपेक्ट करेंगे वो बनाएंगे, 315, 295 इस तरह की रेंज में होंगे। तो ये भी कोई छोटा स्कोर नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में आज जब बारिश हुई है तो उसने ग्राउंड को बहुत ज्यादा सोक कर दिया और आज कहते हैं बारिश नहीं हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो अब तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि अगर कल भी यही मौसम है तो फिर ये सूरत हाल है कि जी इसमें आप एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है कल फिर वॉश आउट हो जाए। लेकिन कल मैच अब यहीं से शुरू होगा जहां आज रुका है, यानी हमने जो 24.1 ओवर्स किए हैं उससे आगे हमने बॉलिंग करानी है और 50 ओवर इंडिया के कंप्लीट होने हैं और उसके बाद हमारी बैटिंग आनी है। तो इस वक्त अगर आप मतलब एक नटशेल में बात करें मैच के तबसरे पे तो इंडिया इज 1 अप। ओके ठीक। अच्छा अब 2 चीज़ें मुझे ज़रा शॉर्टली उनका भी जवाब दीजिएगा सर। एक ये बड़ा वो जो हमने रिजर्व डे एक्टिवेट की बात की है इसको लेकर भी बड़ा है कि जी श्रीलंका बांग्लादेश की बार कोई रिजर्व डे नहीं है लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की बार बहुत रिजर्व डे। अभी जास चौधरी साहब पहले सेगमेंट में थे, वो भी इस चीज़ को कह रहे थे कि कमर्शलाइजेशन है, ज़्यादा बिकता है मैच पाकिस्तान और क्रिकेट का पूरी दुनिया में, दैट्स द रीज़न। आप इसको कैसे देख रहे हैं और कल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कीपिंग इन माइंड जो आज सब कुछ हुआ है, मिसकैलकुलेशन हुई, आप उसको गलत डिसीजन कहें, व्हाटएवर यू वांट टू टेक इट एज? देखिए ये जो है ना रिजर्व डे वाली बात, इसमें मैं कंट्रोवर्सी मैं समझता हूँ कि बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश और श्रीलंका से कोई इस पे कोई इतराज नहीं है ऐसा। तो हमें ये हमारा हेडेक नहीं है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में मैनेजमेंट भी इंडिया की है, पाकिस्तान भी सो कॉल्ड है एसीसी में, लेकिन जो डिसीजंस है वो वहां से आ रहे हैं जय शाह की तरफ से। और जय शाह जो है वो इंडिया के जो अमित शाह हैं वजीर दाखिला उनके भाई हैं या बेटे हैं जो भी हैं। एनीवे तो वो एक पॉलिटिकल एंगल है, उसको रहने दें। तो अब आप कल की जो बात कर रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल पाकिस्तान री ग्रुप करेगा
और जितना भी 300 से कम रन पे इंडिया को आउट करेंगे वो मैं समझता हूँ हमारी विक्ट्री है। 6 की एवरेज से तो आज खिला दिया, इसके हिसाब से 300 रन पक्के हैं इंडिया के। लेकिन फर्ज करें 250, 260, 80 जितना भी हम उनको आउट कर लें पहले, वो हमारी कामयाबी होगी। बिल्कुल ठीक, सही। और रीग्रुप पाकिस्तान जरूर करेगा। अपनी गलतियों को इन्होंने डेफिनेटली जो है ना वो उसको रीथिंक करना है। बिल्कुल ठीक, सही। नईरुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। रजा रूमी साहब नाज़रीन बड़ा हिला रहे थे, मैं ज़रा चाहूँगा उनका भी थोड़ा व्यू ले लें क्रिकेट के ऊपर। बाकी तो वो जो सिस्टम को हमने करना है उस पर तो कर रहे हैं। रजा रूमी साहब आपने बड़ा सर हिला रहे थे नैयर साहब की बात पे, आप एग्री करते हैं जो आज की कैलकुलेशन थी वो मिस कैलकुलेशन रही है? कैसे देख रहे हैं हम? मुस्कुरा रहे हैं हम जी? नहीं, मैं एग्री करता हूं, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से बताया। और मैं नहीं सॉरी रजा साहब, सॉरी मैं शाहिद रिंद कह रहा था, आई एम सॉरी, शाहिद रिंद। जी शाहिद साहब जी शाहिद साहब। अब सवाल रजा साहब से है या मुझसे? नहीं आपसे ही सारा सवाल है जी। सर मैं इसलिए सर हिला रहा था क्योंकि थोड़ा सा गलती से, जिसे कहते हैं वो ज़माना है जवानी में जब स्कूल से भागते थे तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 2 तक खेली थी, तो थोड़ी बहुत क्रिकेट समझ आती है, इसलिए सर हिला रहा था। ठीक, तो आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और कल को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, नज़र आ रही हैं? सर देखें 300 रन हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल होगा क्योंकि हमारा डिफेंड करने में वैसे ही कोई आइडियल सिचुएशन माजी में नहीं रही, लेकिन एक बारिश का फैक्टर है। मुझे नहीं लगता कि ये मैच रिजल्ट तक भी पहुंचेगा, बारिश के जितने एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से कह सकता हूं। ठीक, अच्छा शायद साहब ज़रा 2 चीज़ों के ऊपर बताएं जो अभी हम पहले बात कर रहे थे। ये जो मनपसंद मसीहा बनाने वाली और गिराने वाली और फिर वो मसीहा ही आपके सामने कुछ और बन के आ जाता है, इस पूरी चीज़ से पाकिस्तान ने 50 साल में कुछ सीखा, नहीं सीखा, या आपको लगता है अब सीख के, क्योंकि मुझे तो ये कहा जाता है जी अब सीख लिया है, अब आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, अब चीज़ें अपने तरीके से ही चलेंगी। आपका क्या तज्जिया है? आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा। अच्छा मंसूर, पहले कभी भी मुझे, रजा भाई मुझसे सीनियर हैं, हो सकता है मेरी बेहतर रहनुमाई कर सकें, पहले कभी भी ओपनली, अगर मैं बड़े खुल के लफ्जों में कहूं, एस्टैब्लिशमेंट ने ये एग्री भी नहीं किया कि फलां को हमने बनाया और फलां को हमने गिराया। ठीक, जनरल बाजवा साहब जाते जाते ओपनली कन्फेस करके गए ये हमारी गलती थी और हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमने की और हम आइंदा नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल लोगों के पास पिछले 16 महीने मौका था कि उस वैक्यूम को, जो उनकी जिसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंस की वजह से एस्टैब्लिशमेंट का रोल बड़ा था, 16 महीने में वो साबित करते कि वो कर सकते हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा पीछे हटे तो पॉलिटिकल लोगों की कैपेसिटी है, वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वो 16 महीनों में ये साबित नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो अब भी वो रोल है, रह सकता है, उसे ख़त्म करने का इख्तियार मेरे और आपके पास नहीं है। जैसे मैं और आप आज अगर बात कर रहे हैं, हो सकता है आज की और कल की हमारी और आपकी टॉप स्टोरी हो कि इंतखाबात कब होंगे, लेकिन मंसूर ज़रा नीचे उतर के आम आदमी से पूछें कि ये उसका मसला है कि इंतखाबात कब होंगे। मेरे ख्याल से ये उसका मसला ही नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे। उसका मसला ये है कि बिजली का बिल कैसे कम होगा, आटे की कीमत कैसे कम होगी, जो ज़रूरत की अशियाएं, जो अद्वियात हैं, हमारे जैसे आदमी के लिए जो एक अच्छी, जिसे कहते हैं काबिल कदर सैलरी ले रहा होता है, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। आप सोचें ग्रेड 4 का मुलाजिम कैसे सर्वाइव कर रहा होगा, एक यौमिया दिहाड़ी पे काम करने वाला आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। अगर उसे और ताजिर को रिलीफ मंसूर आजम काजी दे, रजा रूमी दे या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दे, जो वो रिलीफ देगा वो उसी की बात सुनेगा, वो किसी सियासतदान। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब के 3.5 साल के बाद वो अमरीकी साइफर के साजिश के बयानिए पे आए, उनके पास परफॉर्मेंस नहीं थी। 16 महीने के बाद नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी हमारी इत्यादि थी, पीपल्स पार्टी के पास अब 16 महीने की कारकर्दगी बेचने को नहीं है। बाप और बेटा जो है ना, इंतखाबात की तारीख पर एक ऐसा तजाद बना के मेरे और आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे लगता है क्योंकि बहुत बड़ा तजाद है। वो सिंधी में हम एक जुमला सराय की टच के साथ कहते हैं, मरना भी खौसूं तो परना भी खौसूं। इसका मतलब ये होता है उर्दू में कि खुशी के चावल भी खाएंगे, गम के चावल भी खाएंगे। तो हमारे सियासतदान तो अभी तक आवाम के साथ वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। रजा रूमी साहब बहुत शुक्रिया जी, शाहिद रिंद बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, सैयद नईमत साहब बहुत शुक्रिया। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।